हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और उससे आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमें 13 वाले में बोला क्या जा रहा है कि द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन आर इन द रेशियो 9:5, यानी कि एक गार्डन है जिसके लेंथ और ब्रेथ का अपने को रेशियो दिया हुआ है। अब उसमें बोल रहा है कि ए पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट, यानी कि उस गार्डन के अंदर एक रास्ता है चारों साइड जिसकी जो विड्थनेस है वो दी हुई है 3.5 मीटर। और ये कहाँ पर है? अंदर में है। ध्यान रखना, ये बाहर में नहीं है, ये उस पार्क के ही अंदर में है, जो कि लेंथ और ब्रेथ अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि इट हैज़ एन एरिया ऑफ 1911 मीटर के स्क्वायर। साथ ही साथ ये जो पाथ है ना, इसकी जो एरिया है वो भी हमें दे दी गई है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो आपको क्या करना है, उस गार्डन का जो लेंथ और ब्रेथ है, डायमेंशन मतलब क्या होता है, उसका जो लेंथ और ब्रेथ है वो अपने से यहाँ पर पूछ रहा है। ये वाला जो रेशियो में दिया हुआ है ना, इसको ही अपने को नंबर में निकालना है। तो ये कैसे सॉल्व किया जाता है, कॉपी में समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना लिया है, हम इसी डायग्राम के थ्रू इसे समझेंगे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये देखो, जो बड़ा बॉक्स दिख रहा है ना, ये हमारा गार्डन है जिसका जो लेंथ है वो हमें 9 दिया हुआ था। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर रेशियो में दिया रहे तो उसे क्या करो, एक्स मान करके सॉल्व करो। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस गार्डन की जो लेंथ है वो 9x है और जो इसकी विड्थ है, जो इसका ब्रेथ है वो 5x है। ओके, दूसरी चीज़ हमें दी गई थी कि इसके अंदर एक 3.5 मीटर का क्या है, रोड है, चारों तरफ रास्ता है। तो यहाँ पर मैंने 3.5 चारों साइड रास्ता यहाँ पर छोड़ दिया है। ओके, अब क्या बताया गया था कि जो रास्ते का एरिया है वो हमें दे दिया गया है 1911 मीटर का स्क्वायर, ये इस रास्ते का एरिया है। ठीक है, हमको क्या करना है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये निकालना है। तो हम लोग जो चीज़ें जानते हैं वहाँ से शुरू करेंगे। हम क्या जानते हैं कि अगर अपने को ये एरिया निकालना रहता था तो हम क्या करते थे, ये बड़े वाले बॉक्स का एरिया निकालते थे और उसमें से ये जो छोटा वाला बॉक्स है उसके एरिया को माइनस कर देते थे, तो हमें रास्ते का एरिया निकल जाता था। यही काम किया जाता था ना, क्लास 8 में भी आपने सॉल्व किया है और इस एक्सरसाइज के शुरू वाले क्वेश्चन में भी आपने इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि अगर रास्ता का एरिया निकालना रहता है तो बड़े वाले के एरिया से छोटे वाले का एरिया यहाँ पर हम लोग निकालते थे, यानी कि माइनस करते थे। तो वही काम हम लोग करेंगे और वहीं से हमारा क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग लिखोगे एरिया, मैं शॉर्टकट में देखो इस तरीके से लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर जो बड़ा वाला हमारा बॉक्स है, आप लोग यहाँ पर बिगर बॉक्स वगैरह एग्जाम वगैरह में सॉल्व करो तो मत यूज़ करना, वहाँ पर आप लोग पार्क यूज़ करना। ठीक है, मैं बड़े वाले को यहाँ पर बिगर बॉक्स बोलूँगा और जो छोटा वाला है उसको स्मॉलर बॉक्स बोलूँगा। ठीक है, तो बड़े वाले बॉक्स का एक सेकेंड, शायद मेरे हिसाब से जूम नहीं हुआ अच्छे से, जूम नहीं, सॉरी यार, फोकस, हाँ अब फोकस मेरे हिसाब से लॉक हो गया। तो बड़े वाले बॉक्स का एरिया निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9x मल्टीप्लाई 5x होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 45x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर छोटे वाले का एरिया निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ पता करना पड़ेगा। तो इसका लेंथ कितना होगा वो देखो, यहाँ से यहाँ तक टोटल 9 है। ठीक है, 9x है, 9 नहीं 9x है यहाँ से यहाँ तक। साथ ही साथ हमें पता है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, वो 3.5 इधर भी है और 3.5 इधर भी है, यानी दोनों तरफ से 3.5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तभी ना ये वाला जो मेरा लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो लेंथ आ जाएगा, क्योंकि इधर भी मेरा 3.5 कट हो जा रहा है और इधर भी जो है मेरा 3.5 कट हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि लेंथ ऑफ शॉर्ट बॉक्स है ना, स्मॉलर बॉक्स, LENTH। ठीक है, लेंथ ऑफ स्मॉलर बॉक्स। तो छोटे वाले बॉक्स का लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट हमारा 9x है उसमें से माइनस कर देंगे 3.5 इधर और 3.5 इधर। तो 3.5 और 3.5 टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। अगर आप दोनों साइड से 3.5 लेते हो तो 3.5 और 3.5 दो बार अगर आप जोड़ोगे या 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.0 आ जाएगा, जिसको अपन 7 लिख सकते हैं। तो 9x में से यानी कि अपने को अगर 7 माइनस करेंगे ना तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता चल जाएगा। और ये क्या में निकल रहा है, मीटर में निकल रहा है, तो इसको साइड में आप लोग मीटर इस तरीके से लिख सकते हो। उसी तरीके से अगर आप लेंथ निकाल लिए तो ब्रेथ भी सेम वही काम करना है आपको। ब्रेथ निकालने के लिए क्या करना है, उसमें हमारा जो ब्रेथ है वो कितना है, टोटल 5x है। तो यहाँ पर आप लोग 5x में से माइनस कर दो 7, क्योंकि इधर भी मेरा 3.5 माइनस हो जाएगा और इधर भी 3.5 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मेरा लेंथ पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक 5x है ना। तो इसकी सिधाई में देखो, यहाँ से यहाँ तक 3.5 और इसकी सिधाई में यहाँ से यहाँ तक 3.5, क्योंकि ये हमारा 3.5 का रास्ता है। तो दोनों साइड 3.5 माइनस होगा तो 7 माइनस हो जाएगा। तो 5x माइनस 7 जो होगा वो इस छोटे वाले बॉक्स का ब्रेथ हो जाएगा। अब यहाँ से इसका अगर अपने को एरिया निकालना है तो अब क्या करना पड़ेगा, तो एरिया इक्वल टू निकाल, हम लोग इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9x माइनस 7 और मल्टीप्लाई कर दो उसका 5x माइनस 7 से। ठीक है, और मीटर मीटर मिलकर के मीटर का स्क्वायर बन जाएंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पाथ है ना, एरिया ऑफ पाथ, यानी जो रास्ता है उसका अगर एरिया निकालना रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ बिगर बॉक्स में से, ठीक है, या लार्जर जो लिखना चाहो, बिगर बॉक्स में से हम लोग माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स को।
यही काम किया जाता है। अगर अपने को एरिया ऑफ पैथ के निकालना है तो, है ना, बड़े वाले में से हम लोग छोटे वाले को माइनस करते हैं तो पैथ का रास्ता निकल जाता है। लेकिन अपने को ये चीज़ दिया हुआ है, एरिया ऑफ पाथ जो है वो अपने को बताया गया था कि 1911 मीटर का स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर 1911 लिख दो। इक्वल के उस साइड में एरिया ऑफ बिगर बॉक्स आपने कितना निकाल लिया, तो 45x का स्क्वायर निकाल लिया, वो लिख लो। एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स आप लोग यहाँ चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके भी लिख सकते हो यहाँ पर, नहीं तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ। वैसे सॉल्व करना ही ज़्यादा आसान पड़ता है, उसमें आपको ना यहाँ पर बार बार लिखना नहीं पड़ता इन चीज़ों को। आप लोग क्या करना, अगर एग्जाम में सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर छोटे वाले बॉक्स का एरिया निकाल लेना, एरिया तो नहीं निकलेगा लेकिन उसका एक इक्वेशन निकलेगा, वो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस की साइन लगा लेता हूँ और ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 9 में से मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ ना, यहाँ पर दोबारा मैं इस चीज़ को उतार नहीं रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा ही बचे। 9 5 जा 45x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर 9x से 7x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस पहले तो माइनस हो जाएगा और 9 7 जा 63x हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस फिर से माइनस, 5 7 जा 35x, देन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 जा 49। ओके, मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अपने को मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है एरिया निकालने के लिए। अब यहाँ से हमारा 1911 इक्वल टू 45x का स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पर सॉरी मेरा एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि 9 5 जा 45 होगा और एक्स मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 45x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस सॉरी माइनस और माइनस प्लस का 63x, फिर से माइनस और माइनस प्लस का 35x और फिर माइनस और प्लस हमारा माइनस का 49 हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर देखो दोनों हमारे सेम है, प्लस और माइनस है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, खेल खत्म। उसके बाद आप लोग क्या करो, x की वैल्यू निकालनी है ना, अगर x का वैल्यू निकलेगा तभी तो 9x का वैल्यू निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 49 इधर माइनस में, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। तो 100 यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1911 है, तो उसमें हम लोग अगर 49 को ऐड कर देंगे तो 11 में 49 ऐड होकर के हमारा हो जाएगा 60, यानी इधर आकर के ये ऐड हो गया तो 1960 आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में इन दोनों को भी ऐड कर दो, ये मेरा 35x एक्चुअल में, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 हो गया, 3 और 6 हमारा 9 हो गया, यानी 96x जो होगा इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा। और इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया तो ये हमारा जो था इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में था, इधर आकर के प्लस में हुआ और ऐड होकर के हमारा 1960 आ गया। अब x की वैल्यू चाहिए तो इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 1960 डिवाइड बाई में 98 इक्वल के साइड में x हो जाएगा क्योंकि चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में, इधर आकर के वो डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, 100 2 जा 200 होता है, उसी तरीके से 98 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 196 आ जाएगा। आप लोग चाहो तो डिवाइड करके चेक कर सकते हो और ये जीरो का जीरो उतर जाएगा। तो x का वैल्यू जो है वो यहाँ से निकल के आ जाता है 20। ठीक है, और ये क्या निकल जाएगा हमारे, जो भी निकलेगा आप यहाँ पर केवल x इक्वल टू 20 लिख दो। अब अपने को क्या चाहिए था, लेंथ चाहिए था ना, तो लेंथ को हमने क्या लिया है, यहाँ पर आप लोग शुरू में ये भी चीज़ जरूर मेंशन करना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 9x या फिर b 9x और जो ब्रेथ है उसे मान लेना 5x। इस टाइप से आप लोग शुरू में लिख देना कि लेंथ हमारा 9x है और जो ब्रेथ है वो 5x है। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट यूज़ किया है ताकि आपका टाइम बचे और मेरा भी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लेंथ इक्वल टू 9x, यानी कि हमारा जो 9 है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। उसी तरीके से सॉरी मीटर का स्क्वायर बोल रहा हूँ, मीटर में आएगा क्योंकि लेंथ है। उसी तरीके से जो ब्रेथ है उसको अगर अपने को निकालना है तो वो हमारा 5x है। चलिए इसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि इसका जो हमारा जो ब्रेथ निकलेगा वो कितने मीटर निकलेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना था। जो आपने कॉन्सेप्ट जो पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है ना, यूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 10 11 12 में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है, बस थोड़ा सा रेशियो दे दिया है और कुछ अलग से नहीं है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। So the 14th question is a room 4.9 meter long and 3.5 meter broad is covered with carpet। ठीक है, एक रूम है, इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, इसे कारपेट से कवर किया गया है, leaving an uncovered margin of 25 सेंटीमीटर all around the room। और हमको क्या करना है कि रूम के चारों साइड, जैसे रास्ता यहाँ पर छोड़ा जाता था ना, रास्ता रहता था क्वेश्चन में 13 12 में, उसी तरीके से यहाँ पर अपने क्या करना है, रूम के चारों तरफ थोड़ा सा जगह छोड़ना है। वहाँ पर अपने को कारपेट नहीं बिछाना, और कितना जगह छोड़ना है तो केवल 25 सेंटीमीटर का छोड़ना है। ध्यान रखो कि जो रूम है वो हमें मीटर में दिया हुआ है और ये हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम काम करेंगे या तो रूम को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसके लेंथ और ब्रेथ को, या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन जो हो आसानी से हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे समझते हैं कि एक रूम था, इसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ था, उसको कारपेट से बिछाना है पूरे रूम में, बस चारों साइड जो है वो इतना मार्जिन छोड़ना है, जगह जो है चारों साइड छोड़ देना है। इफ़ द ब्रेथ ऑफ द कारपेट इज 80 सेंटीमीटर, यानी जो कारपेट का जो ब्रेथ है, कारपेट की जो चौड़ाई है वो दी हुई है 80 सेंटीमीटर, तो बताइए जो कॉस्ट होगा कारपेट का वो 80 रुपये पर मीटर के हिसाब से कितना होगा। यानी आपको कॉस्ट बताना है उस कारपेट का कितना पड़ेगा 80 रुपये पर मीटर के हिसाब से। तो कॉस्ट में कैसे निकालेंगे, अगर अपने को लेंथ पता होगा कि 1 मीटर का लेंथ कितना है
है ना, सॉरी मतलब 1 मीटर बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, जो हमारा कारपेट है उसका टोटल जो लेंथ है मान लो वो निकल जाएगा 5 मीटर, तो 1 मीटर का अपने को दिया हुआ 80 रुपी, तो हम लोग क्या करेंगे 5 का 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मेन अपने को फोकस करना है कि कारपेट का लेंथ कैसे निकाला जाए, और ध्यान रखना है कि लेंथ को अपने को मीटर में निकालना है, या फिर अगर आप सेंटीमीटर में निकालते हो तो लास्ट में उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट जो है वो मीटर में दिया हुआ है। चलिए कॉपी में सॉल्व करते हैं ईजी मेथड से इसे एकदम। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है, इसी सिंपल से डायग्राम से आप समझ जाओगे। ये जो हमारा बड़ा सा बॉक्स है ये हमारा रूम है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 4.9 मीटर है, इसकी जो ब्रेथ है वो है हमारे पास 3.5 मीटर। ठीक है, इसका जो अंदर एरिया अपने को देखो, अंदर में ये कारपेट मैंने बिछा दिया, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना ये कारपेट है एक्चुअल में, और इसको जो चारों साइड हमने जगह छोड़ा है ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर 25 सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर फटाफट मीटर में आ जाए, और लास्ट में हमारा को जो आंसर निकालना है वो मीटर में निकालना है, क्योंकि कॉस्ट में मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तब लोग इस तरीके से लिखोगे लेंथ ऑफ कारपेट, या फिर लेंथ ऑफ रूम कर सकते हो, लेंथ ऑफ रूम टू बी कारपेटेड। ठीक है, टू बी कारपेटेड, यानी कि आपको कितने में कारपेट बिछाना है इस रूम के, उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 49 मीटर है, तो मैं सॉरी 49 बोल रहा हूँ, 4.9 मीटर है, तो 4.9 में से इधर भी हम लोग 2 पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर इधर भी है, और 25 सेंटीमीटर इधर भी रास्ता छोड़ना है, जगह छोड़ना है। तो 25 सेंटीमीटर यानी कितना मीटर होता है पहले वो देख लो। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम लोग 25 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड दे देंगे, तो ये मीटर में हो जाएगा। तो 100 से डिवाइड दे रहे हैं, इसका मतलब 2 जीरो अगर नीचे में है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पर आ जाता है, यानी कि 0.25 मीटर ये हो जाएगा। तो इधर से भी अपने को 0.25 मीटर छोड़ना है, और इधर भी 0.25 क्या बोलते हैं 25, यहाँ पॉइंट के बाद 25 या 25, ऐसे तो पॉइंट के बाद एक एक डिजिट पढ़ा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको 25 बोल देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो 0.25 जो है वो दोनों तरफ छोड़ना है, तो 0.25 और 0.25 ये कितना हो जाएगा हमारा 0.50 हो जाएगा, जिसको हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। तो 4.9 में से हम लोग माइनस कर देंगे 0.50, और 0.50 है ना तो उसको 0.5 भी लिखो डायरेक्ट, और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो एक जीरो लिख दिया जाता है। समझ में है ना, ये 0.5 कहाँ से आ गया, ये 0.5 एक्चुअल में 0.50 है ना। कभी भी हम लोग अगर पॉइंट के बाद 50 या 100 रहता है ना तो उस वैल्यू को नहीं लिखते, अगर हमारे पास डेसिमल के बाद अगर एक कोई नंबर है फिर 00 है तो 00 को हटा दिया जाता है। इसीलिए अगर आप ये 50 भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप लोग इसको माइनस करोगे तो देखो ऐसे माइनस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 4.9, ठीक है, उसमें से अपने को माइनस करना है 0.50, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ भी एक जीरो लगाना पड़ेगा। अब जीरो में से जीरो माइनस करो तो जीरो आ जाएगा। देखो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्लास 10 में पहुंच गए हो, तो आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। तो हम इधर वाले जीरो को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 9 में से 5 माइनस करो तो आपको 4 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 4 होगा ही, तो 4.4 आ जाएगा इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ। ओके, यानी हमको 4.4 मीटर जो लेंथ है ना वहाँ पर अपने को कारपेट बिछाना है। उसी तरीके से जो ब्रेथ होगा जिसमें अपने को कारपेट बिछाना है वो कितना होगा, तो उसके लिए भी सेम काम वही करेंगे हम लोग। टोटल हमारे पास 3.5 है, तो 3.5 मीटर लिख लो, उसमें से माइनस कर दो, इधर भी हमारा 0.25 माइनस हो जाएगा और इधर भी हमारा 0.25 माइनस हो जाएगा। इतना जो जगह है वो दोनों साइड इधर माइनस हो जाएगा, तो 0.25 और 0.25 मिला करके हमारा यहाँ भी 0.50 आ जाएगा, जिसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर अब 0.5 लिख देता हूँ, ताकि यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो यहाँ पर लिखा जा सके। कभी भी ना ऐसे नहीं लिखा जाता है ना, खास करके आप क्लास 10 में पहुँच गए हो, ऐसे मैं बच्चों को बताता हूँ ऐसे क्लास 6-7 के, लेकिन आप ऐसे मत लिखना, आप लोग डायरेक्ट इसको ऐसे लिखना। तो यहाँ पर हमारा 3.5 में से 0.5 माइनस होगा तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा, 3.0 आ जाएगा, तो 3.0 को हम लोग 3 बोलते हैं, यानी कि 3 मीटर जो होगी वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की विड्थ होगी इस वाले कारपेट की, या फिर आप कह लो जहाँ पर अपने रूम में कारपेट बिछाना है ना वहाँ तक का विड्थ होगा। अब एरिया, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, यानी जितना में अपने को कारपेट बिछाना है, तो एरिया टू बी कारपेटेड, यानी कि अपने को जितने में कारपेट बिछाना है उसका एरिया कितना है, तो वो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों का लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4.4 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 3 से, तो आपका जो आंसर है वो 13.2 आ जाएगा, 13.2, और ये हमारे दोनों मीटर में है तो मीटर के स्क्वायर में आ जाएगा, यानी इतनी एरिया में अपने को कारपेट बिछाना है। ओके, अब देखो ये जो अपने को जितने एरिया में कारपेट बिछाना है उतनी ही का हमने यहाँ पर एरिया निकाला है। दूसरा जो अपने को कारपेट का विड्थ दिया हुआ था, कारपेट का जो ब्रेथ है वो दे दिया था कि जो कारपेट है उसका जो ब्रेथ था वो मेरे हिसाब से 80 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है, तो हमको अगर देखो यहाँ पर एरिया पता है इस वाले बॉक्स का, सिंपल लैंग्वेज में समझना, इसका अपने को एरिया पता है और इसमें जो कारपेट बिछाना है उसका अपने को विड्थ पता है। ठीक है, तो लेंथ कितना होगी जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ कहीं मल्टीप्लाई किया जाता है तब जाकर के एरिया निकलता है, ये चीज़ आप सभी को पता है। हमने यहाँ पर एरिया निकाल लिया है और ब्रेथ हमारे पास दिया हुआ है कारपेट का, अपने को लेंथ निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे ब्रेथ इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा एरिया डिवाइड बाई ब्रेथ। समझ में आ गया, तो हमको यहाँ पर अगर इस कारपेट का लेंथ निकालना है तो हम लोग एरिया से ब्रेथ को डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एकदम सिंपल लिखो कि जो हमारा एरिया, अच्छा ये चाहो तो ये कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो कि जो एरिया ऑफ रूम होगा, एरिया ऑफ रूम
टू बी कारपेटेड, टू बी कारपेटेड, यानी जिस एरिया में अपने को रूम को कारपेट करना है वो जो एरिया होगा ना वो इक्वल होगा एरिया ऑफ कारपेट का, क्योंकि जितना हमारे पास एरिया है कारपेट के लिए, जितना में हमको बिछाना है तो उसी जगह में तो बिछाना है ना, तो कारपेट का एरिया और उस रूम का एरिया जिसमें कारपेट बिछाना है दोनों बराबर होंगे, तो इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। इसको ऐसे लिखो, एरिया ऑफ कारपेट। ठीक है, चाहो तो ये चीज़ लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ से चूंकि अपने को रूम निकालना है, सॉरी रूम बोल रहा हूँ, लेंथ निकालना है, तो यहाँ पर आप लिखो लेंथ ऑफ कारपेट। कारपेट का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एरिया को डिवाइड दे देंगे उसके विड्थ से, ब्रेथ से। ठीक है, जितना भी हमारा कारपेट का विड्थ दिया हुआ या ब्रेथ दिया हुआ, जो भी वर्ड वहाँ पर यूज़ किया होगा वो आप लोग यूज़ कर लेना। तो यहाँ पर एरिया हमने निकाल लिया 13.2 मीटर का स्क्वायर, तो बस उसको 13/2 लिख लो, डिवाइड कर दो ब्रेथ से, तो ब्रेथ अपने को दिया हुआ था 80 मीटर, ठीक है, सॉरी 80 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 80 सेंटीमीटर को जब डिवाइड दोगे आप लोग 100 से, तो एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा और 1 जीरो की वजह से यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 0.8 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो 0.8 मीटर। अब यहाँ पर दोनों डेसिमल में आगे हैं, तो डेसिमल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में कन्फ्यूजन होता है, तो सिंपल कुछ काम नहीं करना है आपको। देखो यहाँ भी डेसिमल को हटा देना और यहाँ भी डेसिमल को हटा देना है, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों में 1 डिजिट है, तो अगर हम लोग दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। हम जानते हैं ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो हमारा ऊपर 132 आ जाएगा और नीचे हमारा 8 आ जाएगा। बस इसको आप लोग सॉल्व कर लो, कटपीट कर लो, जैसे करना है। मैं यहाँ पर सिंपली इसको डिवाइड दे देता हूँ, तो यहाँ मेरा 132 अगर डिवाइड होगा 8 से, तो पहले तो मेरा 8 बन जाए 8 हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास 5, ये 2 उतर जाएगा, तो 8 के टेबल में हमारे पास 8 6 48 होता है ना, तो 8 6 मैं यहाँ पर 48 ले लेता हूँ, बच जाएगा 4, डेसिमल लगाता हूँ, इसमें 0 बढ़ा देता हूँ, तो 8 5 मेरा 40 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मेरा जब इसको मैं कटपीट करूँगा ना, तो जो लेंथ है वो 16.5 आ जाएगा, तो 16.5 मीटर ये हमारा लेंथ है कारपेट का। मेन इसी को अपने को निकालना था। अब देखो कॉस्ट हमें दिया हुआ था, कॉस्ट इक्वल टू 80 रुपी, है ना, रुपी वैसे इधर साइन लगाया जाता है, इधर नंबर के बाद नहीं लगाया जाता, तो 80 रुपी पर मीटर का स्क्वायर। 1 मीटर के स्क्वायर का यानी 1 मीटर का 80 रुपये अपने को देना था, तो 16.5 मीटर का कितना देना होगा, यहाँ पर आप लिखो सिंपल टोटल कॉस्ट। ज़्यादा यहाँ पर स्टेटमेंट में ना लंबा थोड़ा मत बनाना, बस क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस करना। तो जो टोटल कॉस्ट होगा 1 मीटर का इतना है, तो इतना का कितना होगा, इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 80 मल्टीप्लाई जब आप लोग 16.5 करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1320 रुपये आएगा, यानी कि इतना जो होगा वो टोटल कॉस्ट होगा उस कारपेट का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल सा है, बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहे कि आपको करना क्या है, आपको सिंपल बस इसका अंदर वाले का एरिया निकालना है, और इस अंदर वाले का जब एरिया पता चल जाएगा, कारपेट का जब आपको एरिया पता चल जाएगा, तो उस एरिया को कारपेट का जो भी अपने को ब्रेथ दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में मेंशन है कि कारपेट का ये विड्थ है, ये ब्रेथ है, उससे आपस में डिवाइड कर देना, तो आपको उस कारपेट का लेंथ पता चल जाएगा। और अगर आपको लेंथ पता चल गया तो आप लोग बस उस लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट से, क्योंकि दोनों हमारा मीटर में है, यहाँ पर और कुछ चेंज वगैरह नहीं करना। अगर आप लोग सेंटीमीटर में निकालते तो फिर इसको मीटर में चेंज करना पड़ता, इसलिए मैंने पहले मीटर में निकाल दिया, भले थोड़ा डेसिमल वगैरह में आ जाए लेकिन मीटर में निकल जाए, ताकि लास्ट में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। So the 15th question is in a rectangular park of dimension 50 मीटर एंड मल्टीप्लाई 40 मीटर। इसका मतलब कि हमारे पास रेक्टेंगल के शेप में पार्क है जिसका लेंथ और ब्रेथ अपने को दिया हुआ है। अब क्या करना है कि एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ ग्राफ स्ट्राइप ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी 1184 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन हमारा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझना। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में पार्क है, उसके बीच में एक पॉन्ड बनाया गया है, और जब रेक्टेंगल के शेप में जब पॉन्ड बनाया गया है तो जो साइड साइड में जगह बचा है ना जहाँ पर घास वगैरह चलने के लिए लोगों के, उसका जो एरिया है वो दिया हुआ है 1184 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है उसके चारों साइड जो पॉन्ड के चारों साइड जो घास वाला एरिया है ना उसका है, वो चीज़ दिया हुआ है। मैं भी आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा कि ये कहाँ पर के एरिया दिया हुआ है। अब हमसे बोल रहा कि फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ पॉन्ड, तो पॉन्ड का जो लेंथ और ब्रेथ है वो पता कीजिए। तो पहले तो हमको पॉन्ड का एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा लेंथ और ब्रेथ जो है वो निकलेगा। आइए कैसे निकालना है एरिया वगैरह मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू से समझेंगे क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या निकालना है और कैसे निकालना है। तो ये जो मैंने बड़ा सा बॉक्स बनाया ये मेरा पार्क है, जिसका जो लेंथ 50 मीटर है, इसकी ब्रेथ जो है वो 40 मीटर है, हमें दिया हुआ था डायमेंशन 50 और 40। ओके, अब इसके अंदर में एक रेक्टेंगल के शेप में पॉन्ड बनाना है। तो जब पॉन्ड बनेगा रेक्टेंगल के शेप में ना, तो चारों साइड जो जगह बचेगा इसमें ही ग्रास बिछा हुआ है, इसी को सराउंडिंग ग्रास बोल रहा है। और इस जो ग्रास जो है ना यहाँ पर, इसका ही एरिया अपने को दिया हुआ है 1184 मीटर का स्क्वायर। ये जो जगह दिख रहा है ना आपको, इसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है,
ठीक है। अपने से बोल रहा है कि ये जो पॉन्ड है इसका लेंथ और इसकी जो विड्थ है, इसका जो ब्रेथ है, वो आपको निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या पता है कि अगर अपने को पॉन्ड का एरिया पता चल जाए तो वहाँ से हम लोग जो लेंथ और विड्थ है वो कुछ ना कुछ करके निकाल ही लेंगे। तो पॉन्ड का एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा वाला हमारा बॉक्स है यानी जो हमारा पार्क है, इसके एरिया में से हम लोग ये ग्रास वाला एरिया को माइनस कर देंगे, इतना एरिया को, तो हमारा पॉन्ड का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल लिखो एरिया ऑफ पार्क, ठीक है। जो पार्क है उसका एरिया कितना होगा, तो 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तब जा करके निकलेगा। तो 50 40 हमारा जो होगा मल्टीप्लाई, तो 5 4 20 आ जाएगा और ये दो जो उतर जाएंगे। तो 2000 और ये दोनों मीटर में है, तो मीटर का स्क्वायर जो होगा वो पार्क का एरिया निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ सराउंडिंग ग्रास कितना दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, ग्रास, सराउंडिंग ग्रास, ठीक है। तो सराउंडिंग ग्रास का जो एरिया है वो दिया हुआ है 1184, इतना ही दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, हाँ इतना ही दिया हुआ था मीटर का स्क्वायर। ओके, तो अब क्या हुआ, एक सेकेंड यार, ये फोकस क्यों बिगड़ जा रहा है इतना अच्छा मोबाइल में, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, अच्छे से दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ पॉन्ड निकालने वाले हैं। तो एरिया ऑफ पॉन्ड के लिए कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ पॉन्ड हम लोग को पता ही है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को वहाँ पर माइनस करना रहेगा। यानी ये बड़ा वाला बॉक्स में से अगर अपने ये जो डोनर क्या बोलते हैं इसको, डोनट्स की तरह जो दिख रहा है ना, गोल गोल नहीं है वैसे रेक्टेंगल वैसे में डोनट्स दिख रहा है, तो अगर अपने इसको माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। यानी कि अपन 2000 में से यहाँ डायरेक्ट माइनस कर देते हैं 1184 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से जो एरिया हो जाएगा, यानी इन दोनों माइनस करोगे तो निकलेगा 816 मीटर का स्क्वायर। ये जो एरिया है ये है इस पॉन्ड का एरिया, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को पॉन्ड का एरिया पता चल गया। अब हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा वो समझो। हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा सराउंडिंग ग्रास है, ये जो ग्रास है इसकी जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो x है, ठीक है। ये अपने को पता नहीं है, चारों साइड देखो बराबर ही होगा अगर ग्रास है तो, है ना। तो हम लोग चारों साइड क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखो लेट द विड्थ ऑफ सराउंडिंग ग्रास, जो चारों तरफ ग्रास है उसका जो विड्थ है उसे हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। कुछ मीटर सेंटीमीटर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस x मान लो, ओके। तो अगर चारों साइड की जो ग्रास है वो x है, तो अगर इधर से यहाँ तक x है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी x है, ठीक है। टोटल देखो, टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 था, इधर भी x माइनस कर दो, इधर भी x माइनस कर दो, तो इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा पॉइंट जो है यानी इसका जो लेंथ है वो निकल जाएगा। तो x और x मिला दो, यानी 2x अपने को माइनस करना है टोटल 50 में से, तो अपने को लेंथ ऑफ पॉइंट जो है वो निकलेगा। तो यहाँ पर आप लिखो लेंथ ऑफ, शो करके लिख दो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको x माने ना, तो इसलिए हमारा लेंथ ऑफ जो पॉन्ड होगा वो कितना हो जाएगा। तो वो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 50 में से दोनों साइड x और x माइनस कर देंगे तो हमारा 2x माइनस हो जाएगा। तो 50 में से 2x माइनस करेंगे तो हमारा जो लेंथ है पॉन्ड का यहाँ से यहाँ तक वो निकल जाएगा। उसी तरीके से जो ब्रेथ है पॉन्ड का वो अगर अपने को निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो इधर हमारा कितना है, इधर हमारा टोटल 40 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी मेरा x है, यानी ये वाली जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी x होगा। उसी तरीके से इधर जो हमारा ग्रास है वो भी x है, यानी कि इसके सिधाई में यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी x होगा। तो हम लोग दोनों साइड से फिर से भी x और x को माइनस करेंगे तो मेरा ये वाला जो लेंथ है वो निकल जाएगा। यानी टोटल अपन 40 में से अगर 2x माइनस करेंगे तो पॉन्ड का अपने को ब्रेथ मिल जाएगा। तो 40 माइनस 2x मीटर ये हो जाएगा पॉन्ड का ब्रेथ। अब बस इसी को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से अपने को पता है कि एरिया ऑफ जो पॉन्ड होगा, एरिया ऑफ पॉन्ड वो अपने को कितना दिया हुआ है, वो अपने को दिया हुआ है, यानी जो हमने निकाला अभी वो निकाल लिया 860 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 816 मीटर का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर एरिया निकालना रहता है तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बस यहीं से आपका इक्वेशन बनेगा, ये लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करो, यानी कि 50 माइनस में 2x ये हमारा लेंथ हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो 40 माइनस 2x से। तो इन दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के हमारा 816 मीटर का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यही तो हमारा एरिया का फॉर्मूला है, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई। तो बस इसको सॉल्व करो, यहाँ से आपका x का वैल्यू निकलेगा और फिर हम लोग आसानी से उसका जो लेंथ और ब्रेथ है ना वो निकाल लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 40 का मल्टीप्लाई होगा तो 2000 आ जाएगा जैसे पहले आया था। उसके बाद 50 का 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा, प्लस और माइनस हमारा माइनस का 100x हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2x और 40 का मल्टीप्लाई होगा तो 80 आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस का 80, तो 80x लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर x भी है। उसी तरीके से माइनस और माइनस मेरा प्लस का साइन लग जाएगा, 2x और 2x मिल करके हमारा मतलब 2 2 जो हमारा 4 हो जाएगा और x और x मिल करके x का स्क्वायर बना लेंगे। इक्वल की उस साइड जो 816 है उसको फिलहाल इस वाले लाइन में रहने देते हैं और मीटर का स्क्वायर लिख देते हैं, ओके। या फिर चाहो तो यहाँ पर आप लोग मीटर के स्क्वायर वगैरह कुछ मत लिखो, यहाँ भी मत लिखो, है ना, यहाँ भी मत लिखो, बस डायरेक्ट इसको आप लोग सॉल्व करो और x की जो वैल्यू होगी वो निकालो, ओके।
तो मैं क्या बता रहा था कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर वगैरह करके इसको इक्वेशन बना करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, यहाँ पर कुछ सॉल्व हो रहा तो सॉल्व भी कर लूँगा। ये मेरा 2000 है, 2000 रहने दो। ये जो मेरा या फिर प्लस जो पहले मेरा ये जो है ना, इसको पहले मैं लिखता हूँ इक्वेशन के फॉर्म में। तो हम लोग पहले जानते हैं कि एक्स का स्क्वायर वाला है उसको पहले लिखा जाता है, तो 4x का स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ। ओके, उसके बाद इन दोनों का आपस में माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की ही रहेगी क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है, तो माइनस 180x लिख देता हूँ। उसके बाद ये जो 2000 है प्लस में वो उतार लो, क्योंकि देखो इसके लेफ्ट में कोई साइन नहीं है, नहीं कि वो प्लस में है। और ये जो इधर हमारा प्लस में था, इधर आकर के माइनस में 816 हो जाएगा, इक्वल की साइड में 0 बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा हमारा 4x का स्क्वायर माइनस 180x। और हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को भी हम लोग सॉल्व किया था, यानी ये दोनों नंबर को सॉल्व किया था तो 816 आया था। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1184 आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस के साइन के साथ 1184 इक्वल टू 0 इस तरीके से लिख दो। अब इसी आपको इक्वेशन को बस सॉल्व करना और आपका आंसर जो वो रेडी है। तो चारों में से मतलब तीनों जो हमारे पास है नंबर, इनमें 4 कॉमन मिल रहा है, तो पहले 4 कॉमन ले लो ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए, थोड़ा सा छोटा इक्वेशन बन जाए। 4 कॉमन कैसे मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर हमारा 4 है, यहाँ लास्ट में 80 है जो कि 4 के टेबल में आता है, यहाँ लास्ट में 84 है वो भी 4 के टेबल में आता है, तो सभी से 4 बाहर निकल जाएगा। तो 4 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर देखो 4 4 जो हमारा 16 होता है और 2 आगे चला जाएगा तो ये बन जाएगा मेरा 20, तो 4 5 जा 20, यानी कि 4 का अगर टेबल हम लोग 45 टाइम पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर फिर से वही कर लेते हैं, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 11 में से 8 कट हुआ तो बचा हमारे पास कितना 3। ठीक है, 3 आगे जाकर इसको 38 बना दिया तो 4 9 जा मेरा 36 हो गया। अब यहाँ पर से 2 बच जाएगा तो 2 आगे जाकर इसको 24 बना देगा तो 4 6 जा 24। इसे हम 4 का टेबल 296 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, इक्वल की उस साइड में 0। अब क्या करो 4 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये 4 में इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के 0 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और 0 को अगर अपन 4 से डिवाइड देंगे तो 0 ही आंसर आएगा। यानी इस 4 का जो खेल है वो यहाँ पर खत्म होता है, खेल खलास हो गया इसका। हमारे पास केवल बच जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 45x और प्लस में 296 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास बीच में कितना है 45x है, हम क्या जानते हैं बीच वाले कुछ इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर कितना है, तो यहाँ पर 296 है और यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है, यानी कि अपने को इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, ताकि जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 296 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 45 ही रहे, उसका वैल्यू चेंज ना हो। तो उसको कैसे करेंगे, तो हम लोग ट्रायल और एरर मेथड से करेंगे। यहाँ पर पहले तो मैं 296 का जो फैक्टराइजेशन है वो कर लेता हूँ, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 आगे गया तो 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है 2 7 जा 2 4 जा, फिर 2 से जा रहा है 2 3 जा, फिर 1 आगे जाएगा तो 2 7 जा, अब 37 आ गया जो कि प्राइम नंबर है तो वो 37 बन जा 37 ही होगा। तो अब इन्हीं नंबर्स को आपस में आपको सॉल्व करके 296 लाना है, तो बहुत ही आसान है। देखो हमारे पास 37 तो है, इसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर 2 2 जा 4 है ना, और 4 2 जा 8, तो अगर अपन 37 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 296 तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये इसी के फैक्टराइजेशन है, इसी के फैक्टर्स हैं। साथ ही साथ अगर अपन 37 को प्लस कर दें 8 में तो भी हमारा क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, यानी अपने को 37 और 8 में ही इस नंबर को स्प्लिट करना है। बस ध्यान रखना है कि अपने को आंसर जो माइनस में लाना है, तो दोनों नंबर को हम लोग क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे कुछ इस तरीके से। देखो एक्स का स्क्वायर लिख लो, माइनस में यहाँ पर 37 लिख लेते हैं पहले, हाँ 37 ही कर देता हूँ, 37x लिख लो और माइनस में 8x लिख लो। तो हम लोग जानते हैं माइनस और माइनस प्लस होकर कितना आ जाएगा, और साथ में माइनस की साइन भी लग जाएगी, और 37 8 जा मेरा 296 भी हो जाएगा, और प्लस में जो 296 है इसको उतारो इक्वल टू साइड में 0। अब यहाँ से कॉमन लेना है तो कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले तो दोनों में से हमारा कितना कॉमन मिल रहा है, दोनों में हमारे पास x कॉमन मिल रहा है, तो दोनों से x कॉमन ले लो, बच जाएगा मेरा x यहाँ पर, और इधर हमारे पास माइनस का 37 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में पक्का 8 कॉमन मिलेगा, यहाँ पर से आप लोग -8 बाहर निकालो। ठीक है, यहाँ पर हमारा x बच जाएगा, प्लस की साइन जो है माइनस में चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने बाहर माइनस की साइन लिखी है, तो जब मैं माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा है ना, तब जाकर के मेरा प्लस आएगा, इसलिए साइन जो यहाँ पर माइनस की लिखो। अब यहाँ पर कितना नंबर है, 8 का टेबल कितना टाइम पढ़ोगे, 296 है, तो आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हो, लेकिन उसमें भी 30 सेकंड लगेगा ही ना। अच्छा 10 सेकंड तो लगेगा ही, तो 10 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। देखो यहाँ अगर 37 आया है ना, तो यहाँ भी 37 ही आएगा एकदम 100%। आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, 8 का टेबल 37 टाइम पढ़ेंगे तो 296 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास 8 - 37 8 - 37 दोनों साइड हमारे पास कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से आप लोग x - 37 जो है वो ले लो, और यहाँ पर हमारे पास x माइनस में जो 8 है वो बचा हुआ है इसको उतार लो, इक्वल टू साइड में 0। अब यहाँ से आप लोग को एक वैल्यू जो है x का मिलेगा, x का वैल्यू देखते हैं कितना मिलता है। अगर अपन मान लो इफ़ यहाँ पर x - 37 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हमारा 37 हो जाएगा। तो अगर मैं x का वैल्यू 37 यहाँ पर पुट करता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा जो लेंथ है पॉन्ड का वो निकल करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, देन है ना, देन लेंथ ऑफ पॉन्ड, तो पॉन्ड का जो लेंथ है वो कितना था, वो हमारे पास 50
माइनस में 2x था, ठीक है, मीटर में, तो यहाँ से हो जाएगा ये 50 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 37, तो 37 का 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 74 आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 50 माइनस में 74, जो कि निकल करके हम लोग देखो प्लस और माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 24 आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस का 24 आएगा। तो कभी भी जो लेंथ होता है वो निगेटिव नहीं होता है। सो है ना, यहाँ पर आप लोग लिखो लेंथ विल नेवर बी निगेटिव, यानी ये कभी भी हमारा निगेटिव नहीं होता है, इसलिए सो x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो हमारा x इक्वल टू यहाँ से 8 आ जाएगा। x का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा। देन हमारा जो लेंथ होगा वो देखो, लेंथ अब निकालो, तो अब हमारा 50 माइनस में 2x तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 8, यानी कि 50 माइनस में 16, तो 50 में से हमारा 10 माइनस होगा तो आ जाएगा 40, और 6 और माइनस होगा तो 34, यानी कि 34 मीटर जो होगा वो लेंथ हो जाएगा पॉन्ड का। और जो ब्रेथ है वो कितना हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो ब्रेथ हमने कितना लिया था, 40 माइनस 2x लिया था ना, तो 40 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो 40 माइनस मेरा 16 हो जाएगा, तो 40 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 40 में से 10 माइनस हुआ तो 30, और 6 और माइनस हुआ तो 24, यानी 24 मीटर जो होगा वो हमारा ब्रेथ हो जाएगा उस पॉन्ड का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ बुक में, ताकि हमारा कुछ गलती ना हो। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आया हमारा। इसका मतलब कि आपको एकदम सेम टू सेम इसी टाइप से सॉल्व करना है, कुछ भी यहाँ पर जो है ना चेंजेस नहीं करने हैं। आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। आपको मैंने कुछ देखो जो इतना टाइम लगा है ना, वो टाइम लगा बस इक्वेशन को सॉल्व करने में। बाकी जो हमारा सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है, एकदम कॉन्सेप्ट बेस है। बस टाइम आपको यहीं पर आपको लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो टाइम भी आप रिड्यूस कर सकते हो। वो तो मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। तो मैं आपको फिर जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को एरिया निकाल लेना है पूरे पार्क का। उसके बाद जो हमारा ग्रास वाला एरिया दिया हुआ है उसको माइनस कर लेना है पार्क के एरिया से, तो उससे आपको पॉन्ड का एरिया मिल जाएगा। अब पॉन्ड का अपने को लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी x मान लेंगे ग्रास का, इधर भी x मान लेंगे, इधर इधर चारों साइड x मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल 50 है तो इधर भी x और इधर भी x माइनस हो जाएगा। तो 50 में से 2x माइनस करोगे तो इसका लेंथ निकल जाएगा, तो ये हमारा लेंथ ऑफ पॉन्ड हो गया। उसी तरीके से ब्रेथ जो है वो 40 माइनस 2x हो जाएगा। फिर आप लोग जब सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ पॉन्ड हमको पता है 816 हमारा निकल चुका है, लेकिन हम जानते हैं एरिया ऑफ पॉन्ड निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब इसी को आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपका इक्वेशन बनता जाएगा, और इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x जो वैल्यू है वो एक तो या तो 37 आएगा या तो 8 आएगा, दोनों हमारे x के वैल्यू निकल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग x का वैल्यू 37 रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो लेंथ है वो माइनस का 24 आता है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अभी भी जो लेंथ होता है वो माइनस में नहीं होता है। इसीलिए जो x का वैल्यू होगा वो 8 जो है ना ये सही होगा, और 37 वाला जो है गलत हो जाएगा। तब हमारा जो लेंथ निकलेगा वो जाकर के 34 निकलेगा, और जो ब्रेथ है वो 24 मीटर निकल जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है ना, कम से कम क्वेश्चन नंबर 16 तक इस वीडियो में कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है ना, तो 16 तक करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं अगले वाले जो आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं अगले वाले वीडियो में बता दूंगा। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने डाउट्स वहाँ हमसे पूछ सकते हो। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the 16th question is a 80 मीटर by 64 मीटर रेक्टेंगुलर लॉन हैज़ 2 रोड, यानी कि एक लॉन है जिसका अपने को लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, उसके अंदर 2 रोड है, ईच 5 मीटर वाइड रनिंग थ्रू इट्स मिडल, यानी कि उसके अंदर से ही बीचों बीच से दोनों रोड गुजर रहे हैं, और दोनों का जो विड्थनेस है वो दिया हुआ है 5 मीटर। एक पैरेलल उसके लेंथ के, यानी एक ऐसे ऐसे है, और अदर पैरेलल टू इट्स ब्रेथ, यानी दूसरा वाला एकदम ऐसे ऐसे है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड एट ₹40 पर मीटर के स्क्वायर, यानी कि अगर उस रोड में अपने को ग्रेवलिंग कराना है और ग्रेवलिंग का जो कॉस्ट है वो ₹40 पर मीटर का स्क्वायर है, तो बताइए कि टोटल जो कॉस्ट होगा ना उस रोड कंप्लीट रोड का वो कितना होगा ग्रेवलिंग करने का। तो इसको आइए मैं डायग्राम के थ्रू आपको जल्दी समझाता हूँ। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, और सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आपने क्लास 8 में भी सॉल्व किया है, मुझे अच्छे से याद है। आइए मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझाऊँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने अभी कंप्लीट डायग्राम नहीं बनाया है, बस आपको मैं समझाते जाऊँगा तभी डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये हमारे पास एक लॉन है जिसका अपने को जो लेंथ और ब्रेथ है वो 80 मीटर और 64 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो 80 मीटर है और जो ब्रेथ है उसकी वो 64 मीटर है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, इसके बीच से 2 रोड गुजर रहे हैं। एक हमारा लेंथ के पैरेलल है, यानी इसके एकदम सीधाई में है बीचों बीच से, इस तरीके से एक मैंने ये रोड बना लिया। दूसरा जो रोड है वो इसके ब्रेथ के पैरेलल, यानी जो इस तरीके से हमारा लाइन है ना उसके पैरेलल है, यानी इस तरीके से हमारा दूसरा वाला रोड जा रहा है। अब इन जो रोड है इनका जो हमारा विड्थनेस है, यानी इसकी जो चौड़ाई है रोड की, वो दोनों रोड की 5 मीटर दी हुई है। अपने को बोले कि इस रोड में ही ग्रेवलिंग कराना है तो इसका कॉस्ट बताइए। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो रोड है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एक ट्विस्ट आएगा वो मैं आपको आगे चल कर समझाऊंगा। सबसे पहले इस टाइप से जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग क्या करते थे जब हम लोग क्लास 8 में सॉल्व करते थे तो ABCD नाम दे करके सॉल्व करते थे, उससे जल्दी समझ में आता था, टीचर को चेक करने में आसानी होती थी। तो यहाँ भी हम लोग नाम देंगे, जैसे ये वाला जो मेरा रोड है इसका मैं नाम दे देता हूँ ABCD, ठीक है, ये हमारा ABCD रोड हो गया। दूसरा वाला जो रोड है इसका नाम दे देता हूँ मैं EFGH। ओके, अब पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर हम लोग बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एरिया ऑफ ABCD का निकालेंगे इस वाले रोड का, फिर EFGH का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ लिखो आप लोग
एरिया ऑफ ए बी सी डी, रोड ए बी सी डी नाम देना, रोड जरूर यूज़ करना वहाँ पर, ए बी सी डी तो हमने अपने से दिया है। तो ए बी सी डी रोड का जो एरिया होगा वो कितना होगा, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो इसका जो लेंथ है वो कितना है, तो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक लॉन का लेंथ होगा तो रोड का भी तो लेंथ उतना ही होगा ना। तो इसका मतलब इस रोड का जो लेंथ है वो 80 मीटर है, यहाँ पर 80 लिखो। और इसकी जो ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक जो इस रोड का ब्रेथ है ना, ये इसकी चौड़ाई, वो अपने को क्वेश्चन में उसकी विड्थ के नाम से दी हुई है 5 मीटर। इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ हमारे पास 80 और 5 है, तो 80 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 5 जो हो जाएगा 40 और ये 0 का 0 हो जाएगा, यानी कि 400 मीटर के स्क्वायर जो है वो ये वाला जो रोड है ना इसका हमारा एरिया है। उसी तरीके से हम लोग अगर ई एफ जी एच का एरिया निकालते हैं, ई एफ जी एच, तो इसका हमारा जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है वो कितना होगा, इसके लेंथ के बराबर होगा। तो अगर लॉन का इधर हमारा जो ब्रेथ है वो 64 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ होगा वो भी 64 ही होगा। तो 64 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 5 से, क्योंकि इस वाले रोड की जो विड्थ है ना वो 5 मीटर ही है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था। तो यहाँ पर हमारा 5 4 जो हो जाएगा 20 का 0, कैरी हो गया 2, 5 6 30 और 2 हो जाएगा 32, यानी 320 मीटर का स्क्वायर जो है वो इस वाले रोड का हमारा एरिया हो गया। अब यहाँ ध्यान देना कि जैसे मान लो आपने रोड बनाना है, ठीक है, आप रोड बनाने वाले एक इंजीनियर मान लेते हैं, तो आपने रोड बनाया है ऐसे, ठीक है, तो इसका तो एरिया लग गया। अब आपको दूसरा रोड इसी के ऊपर ऐसे बनाना है, तो क्या करोगे आप, इसके ऊपर डबल डबल काम करोगे, बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक रोड बना दोगे और यहाँ से यहाँ तक रोड बना दोगे, बीच वाला तो जो है अपने आप जुड़ जाएगा, फिर आदमी इधर से भी जा सकता है इधर से भी जा सकता है। आप लोग डबल डबल तो इसके ऊपर रोड नहीं बनाओगे ना, डबल खर्चा तो नहीं करोगे। तो सेम वही काम यहाँ भी होगा कि हमारा ये जो बीच वाला जो जगह है ना इतना, ये डबल डबल आ रहा है, इधर से भी रोड जा रहा है तो भी आ रहा है, इधर से भी रोड आ रहा है तो भी जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस बीच वाले एरिया को एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि एक बार तो जरूरत पड़ेगा। मान लो जैसे ये वाला रोड बना तो हमने ये वाला बीच वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया हमने बना दिया, लेकिन अब हम लोग इधर जब रोड बनाएंगे तो अब हम लोग ये बीच वाला एरिया को नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पॉइंट, ठीक है। ये जो हमारा ना कॉमन है दोनों रोड में, तो अब इसका एरिया कैसे निकालें, तो इसके लिए हम लोग को पता है कि इधर से इधर इसका 5 मीटर लेंथ है और इधर से इधर भी हमारा 5 मीटर ही है, क्योंकि इसकी ये वाली रोड की भी जो चौड़ाई है वो 5 है और इधर वाले रोड की चौड़ाई 5 है, यानी जो बीच में जो बॉक्स बनता है ना वो स्क्वायर के शेप में बनता है। तो इसका भी कुछ नाम दे, जैसे हम लोग पी क्यू आर एस दे देते हैं, पी क्यू आर एस। तो यहाँ पर आप लोग लिखो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस के एरिया निकालने क्या करेंगे, दोनों साइड 5 और 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कर दो, स्क्वायर के शेप में है तो 5 5 जो हो जाएगा हमारा 25 मीटर का स्क्वायर। तो अब अपने को अगर एरिया करना है, हमें ग्रेवलिंग करना है, तो इसके ऊपर मैं ग्रेवलिंग करूँगा एक बार, फिर इधर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक ग्रेवलिंग करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखो एरिया फॉर ग्रेवलिंग, ठीक है, ग्रेवलिंग, स्पेलिंग देख लेना आगे पीछे हो जाता है मुझसे कई बार। तो ग्रेवलिंग करने के लिए एरिया हमारे पास कितना है, तो दोनों रोड का एरिया जोड़ देता हूँ मैं पहले तो 400 प्लस में 320, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे एक बार का एरिया, यानी कि 225 मीटर को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे आप लोग चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, ये हमारा क्या है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन इन बोथ रोड, ये जो है ना दोनों रोड्स में कॉमन है, इसीलिए हम क्या करें यहाँ पर माइनस करें इसको, ROADS, क्या क्या लिखते रहता हूँ भाई मैं कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 400 और 300 हो जाएगा 720, उसमें से माइनस कर देंगे 25, तो ये हो जाएगा हमारा 695 आ जाएगा। 25 में से हमारा 20 में से 25 माइनस हो नहीं सकता, तो 5 और माइनस हो जाएगा, ये टोटल मिला करके 695 मीटर के स्क्वायर। इस एरिया में ही अपने को क्या करना रहेगा, वहाँ पर ग्रेवलिंग करना रहेगा। अब 1 मीटर का अपने को दिया हुआ था 40 रुपये कॉस्ट, तो यहाँ पर आप लिखो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, ठीक है। ग्रेवलिंग का जो कॉस्ट है वो कितना है, तो 40 रुपये है पर मीटर के स्क्वायर, 1 मीटर के स्क्वायर का। तो हमारे पास टोटल तो इतना स्क्वायर मीटर है, तो हम लोग को टोटल जो कॉस्ट निकालना पड़ेगा वो मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू लिखो 695 मल्टीप्लाई 40 रुपये। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ कि टोटल कितने रुपये जो है वो कॉस्ट निकल जा रहा है वहाँ पर ग्रेवलिंग करने का। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 8 में आपने इसको कई बार सॉल्व किया है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं है। पिछला वाला जो मेन क्वेश्चन था 15th वाला डिटेल मैंने आपको एकदम समझा दिया है। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम को जैसे मैंने आपको बताया लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हो। अब आपके सामने 2 विंडोज ओपन हो जाएंगे, राइट और लेफ्ट में क्लिक करोगे तो सीधे आप जो है ना नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।